एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीडीएम की हुकूमत मुख्तलिफ जलसों और जुलूसों की तहरीक जो लेकर चली थी वो अब हमें कुछ ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सारी महाजराई का रुख अब एक ही बात पर हो गया है और वो है इस्तीफे। मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान के इस्तीफों का मामला बहस का बायस बना हुआ है और इसको आप लिटमस टेस्ट केस भी कह सकते हैं। मुर्तजा जावेद अब्बासी और दूसरे मोहम्मद साजिद, इन दोनों के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हुए, जिन्हें हुकूमत ने मंजूर करने का इरादा जाहिर किया। इन इस्तीफों पर किए गए जो सिग्नेचर्स हैं उनकी भी तस्दीक कराई गई, मगर मुस्लिम लीग नून का कहना है, और एक दफा नहीं वो बार बार ये बात कह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब का भी स्टेटमेंट आया, दीगर लोगों का भी स्टेटमेंट आया कि उनके किसी रुकन ने स्पीकर को इस्तीफा नहीं दिया। मरियम औरंगजेब साहबा ने भी ये कहा कि स्पीकर का इस्तेहकाक ही नहीं है कि वो वाला इस्तीफा मंजूर कर ले जो उन तक डायरेक्टली पहुंचा ही नहीं है। वो ये कह रही थी कि तमाम इस्तीफे क़यादत को भिजवाए गए हैं और जब उनका दिल चाहेगा या वो समझेंगे कि मुनासिब है उस वक्त स्पीकर को जाएंगे। मुशीद साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे मैंने जब ये सवाल पूछा उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। अभी जो ब्रेक ली उसमें कंफर्म किया कि हमारी पार्टी की तरफ से किसी ने स्पीकर को हतमी तौर पे किसी ने स्पीकर को इस्तीफे नहीं दिए। तो पहली बात तो ये है कि आपका इतना बड़ा प्रोग्राम है तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो जरा थोड़ी सी सही जानी चाहिए लोगों तक। तो मैं दोबारा से कंफर्म करता हूं कि जो आपने बात कही थी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम पार्टी के इस्तीफे जो हैं वो पार्टी के सरबराहान को इस वक्त दिए जा रहे हैं। भट्टी साहब, आई स्टार्ट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये हतमी तौर पे कोई इस्तीफा नहीं आया तो फिर हुकूमत को क्या मौसूल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीहा गालिबन ये डॉक्टर मुसद्दिक साहब थे जो कह रहे थे, शायद इन्होंने आइन नहीं पढ़ा या मैंने आइन नहीं पढ़ा, इनको पता नहीं किसी नहल आदमी ने बता दिया है कि सिर्फ क़यादत को कोई भी रुकन असम्बली खुद जाकर बजाते खुद जाकर स्पीकर को इस्तीफा दे सकता है और स्पीकर की जिम्मेदारी है वो उसको वेरीफाई करे कि इसके ऊपर प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। जो लीडरों के पास इस्तीफे जाते हैं वो रद्दी की टोकरी होते हैं, महज कागज होते हैं। इस्तीफा कंसिडर तब होता है जब स्पीकर के पास जाए। नंबर 1 तो मेरा ख्याल है उन्हें किसी के प्रोग्राम पर तनकीद करने की बजाय अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहिए। नंबर 1 तो जब ये पहले दिन चले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी अभी सारे इस्तीफे दे दो। उस पर आसफ अली जरदारी साहब डुअल गेम खेलते रहे, बड़ी खूबसूरत स्ट्रोक खेले उन्होंने, बिलावल को साथ जोड़ा और पहले दिन मेरी खबर के मुताबिक तरदीद ये भी करते थे। बेशक उन्होंने कहा था ना हमने इस्तीफे देने हैं ना हमने धरना देना है, हमारी माजी की पॉलिसी ये है। और ये बेनज़ीर भट्टो के शहीद होने से 10 दिन पहले मेरी उनसे डिटेल मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं अब कभी इस्तीफों की तरफ नहीं जाऊंगी। अब सिर्फ इस्तीफे देने में कौन तैयार था? मौलाना फजलुर रहमान जो असम्बली को रुकन असम्बली है ही नहीं है। और भाई तुम मुंतहिब होगे तो रिजाइन दोगे। मरियम साहबा जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा जो सजा याफ्ता है, नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता है जो रुकन है ही नहीं। इस्तीफों का इन्होंने प्रेशर डाला कि हुकूमत से किसी तरीके से NRO ले ले। इस्तीफे मेरी इतला है पीपल्स पार्टी ने कह दिए ना हमने सिंध असम्बली तोड़नी है। अभी तक आज तक इस्तीफों का फैसला नहीं हुआ। कमरुज़्ज़मान साहब ने परसों भी कहा कि ना हमने इस्तीफों का हतमी फैसला किया और ना धरने का। हमने माजी में ताहिरुल कादरी के धरने को गलत कहा, इमरान खान को कहा, तो आज हम कैसे कर सकते हैं? तो दरअसल नून लीग में भी इसके बड़े पैमाने पर इख्तलाफात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात में उनके खिलाफ अदम एतमाद हो गया। मुझे लग रहा है जमीयत उलमा इस्लाम BCDAFPC 5-6 जमातें बन जाएगी। अब मुखलाहट में जो इस्तीफे बेचारों ने बड़ा अपनी क़यादत से वफादारी शो करने के लिए भेजे और अब जब उन्होंने कहा मंजूर कर लिए तो इन्हें अपनी पड़ गई। भाई बजा के कहते फिर हमने इस्तीफे नहीं दिए और पहले पता करनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए स्पीकर के पास इस्तीफे पहुंचे कैसे, आखिर किसी ने तो दिए ना। एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास आता है। तो मेरा ख्याल है अब ये इस्तीफे से भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पहले इस्तीफे लेना चले थे प्राइम मिनिस्टर से, फिर इस्तीफे देने पर आ गए, फिर इस्तीफे देने पर इख्तलाफत खुलकर आ गए, फिर धरने पर खुलकर आ गए और अब 2 इस्तीफे गलती से चले गए हैं। राइट। तो अब बेचारे बंद गली में हैं। अब सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे तो PDM का मुस्तकबिल याद रख रहे बंद गली में लग रहा है और लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान और मरियम
अकेले ही रह जाएंगी, अकेले ना जाना हमें छोड़ के, ये पीपल्स पार्टी को गुनगुनाते सुनाएंगे। राइट, गाना भी आपने कहा, वो कौन सा सुनाएंगे? इस हवाले से हुकूमत का कहना है कि ऑपोजिशन अब इस्तीफों से भाग रही है, जैसे कि भट्टी साहब का भी यही कहना है। शिबली फराज साहब ने क्या कहा, उनको भी सुन लीजिए। इन्होंने इस्तीफे देने हैं तो फिर क्लियरली इस्तीफे दें। हालांकि इस्तीफे एक ऐसी इनकी जो पूरी हिकमत अमली है, वो लगता था कि उसको बच्चे मैनेज कर रहे थे, जो कि एक्चुअली बच्चे मैनेज कर रहे थे, चाहे वो मरियम हो या बिलावल हो। लेकिन जो उनकी जो सीनियर लीडरशिप है, जो कि पीपल्स मुस्लिम लीग नून की जो शहबाज शरीफ है और जो जरदारी साहब हैं, वो जाहिर है कि वो एक्चुअल तो लीड वो कर रहे हैं और वो उसके PML के जहाँ तक ताल्लुक है उसमें शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ काफ़ी क्लियर है कि वो इस इस्तीफों के फेवर में नहीं है। जनरल साहब, ये अंदर की इत्तलात क्या है? आज बात भी हुई है मरियम नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान की फ़ोन कॉल पे बात हुई है, सुना इस्तीफों के ऊपर ही डिस्कशन हुई है। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर ये है कि वो कहते हैं कि बल्कि अभी क्या इनको इस्तेमाल ही ना किया जाए। आपके पास क्या इत्तलात हैं जनरल साहब? देखिए, ये इस्तीफे वाला तो है ही एक बोगी थी जो कि हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल की। लेकिन जब हुकूमत ने कहा कि हम इलेक्शन करा देंगे, जब खुद इनके अपने अंदर दरारें नजर आनी शुरू हुई, पीपल्स पार्टी जो है वो रिलक्टेंट नजर आई, खुद इनके अपने PMLN के लोग जो है उनमें बाज रिलक्टेंट नजर आए, तो फिर इसमें से फरार का रास्ता ढूंढने की कोशिश की गई। और वो इसी तरह है कि इस्तीफे लीडर्स ले लें, लेके रख लें और मामला चलता रहे। तो इस्तीफे वाली चीज जो है वो तो, और वैसे भी एक तजाद था। आप इस्तीफा मांगने जा रहे हैं, आप कहते हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफा मांगने जा रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर का, और इस्तीफे आप अपने बगल में लिए फिर रहे हैं, तो वो तो नेचुरली कोई इसमें रब्त नहीं था। लेकिन वो एक प्रेशर टेक्स था जो मैं समझता हूँ कि फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियरली और उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से जो ज़मीनी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें वो पूरी तरह हिस्सा ले रहे हैं, और बाकियों को भी कह रहे हैं कि आप हिस्सा लें। वो ठीक है, उन्होंने फैसले नहीं किए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट्स में नॉमिनेट कर दिए हैं, वो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं अभी वहां पे। तो वो अगर अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं इलेक्शन, तो वो क्यों देंगे इस्तीफे? फिर उनकी स्टेक्स हैं, उनके पास सिंध गवर्नमेंट है। तो इस वजह से ये बोगी थी और हुकूमत ने नेचुरली इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। तभी बार बार उनके मिनिस्टर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करके कहते रहे कि जी मोस्ट वेलकम, आप आइए इस्तीफे दे दें। राइट। तो उनको अंदाजा था कि अभी अगर 150 लोग हैं और इसमें से 100 के इस्तीफे भी आ जाते हैं तो हम इलेक्शन करा देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल उससे भी कम होंगे, लेकिन हम इलेक्शन करा देंगे, उनकी ये सोच थी। हुकूमत ने ठीक खेला ये राउंड आपके ख्याल से? हुकूमत ने, मेरा ख्याल है कि अपने स्टेप्स हैं वो ठीक खेले, और इनको समझ लगी जब, तो अब फिर ये नेचुरली एक परेशानी है, पंज है कि आप सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते, आप ज़मीनी इलेक्शन छोड़ दें तो आपके लिए मसला बन जाएगा, आपकी सीटें और कम हो जाएंगी। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से आज कंफ्यूजन है इनकी रैंक्स में, PDM की रैंक्स में। पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है, बाकी अच्छा, और फिर मौलाना भी क्लियर होंगे क्योंकि मौलाना की भी स्टेक्स नहीं। अब देखिए ना, मौलाना ने पहले दिन से कहा था जी इस्तीफे दे दें, उस वक्त ना भी सिलेक्टेड करना रहा था, ना नालायक करना रहा था, कुछ नहीं। तो मौलाना तो उसकी फिलॉसफी टोटली डिफरेंट थी, वो तहस और नहस के चक्कर में थे कि जी मैं नहीं चुके बन सका, लिहाजा बेड़ा कर दो। लेकिन मौलाना फजल रहमान की अपनी पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है या हो रहा है, तो वो कहां तक जाएंगे? आई विल कम टू यू सिद्धार्थ इलियास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। पहले तो हमें ये बता दें कि ये आए कहां से इस्तीफे हुकूमत के पास, क्योंकि जब PMLN कह रही है कि हमने दिए ही नहीं स्पीकर को, तो क्या लीक होकर पहुंच गए हैं? किस तरीके से पहुंचे? देखिए, ये उनके एंड पे एक हमें बड़ी कन्फ्यूजन नजर आती है। PMLN के जो लोगों ने अभी अपने इस्तीफों की तरदीद की है, तो हमें यही लग रहा है कि जिस टैक्टिस के तौर पे वो इसको यूज़ करना चाह रहे थे, वो इस्तीफे अगर इन हाउस बने थे या जैसे भी उसकी सिचुएशन थी, तो हमें ये लग रहा है कि जो अब वो लोग अपने उस डिनाई कर रहे हैं, तो बेसिकली वो कमिटमेंट नहीं थी जो कमिटमेंट हमें नज़र आनी चाहिए थी रेजिग्नेशन के हवाले से। बेसिकली जो उनका ये सामने लाया था उन्होंने, वो बेसिकली प्रेशर के तौर पर हमारा ये ख्याल है कि वो इसको यूज़ कर रहे थे। और हमने पहले दिन ये कहा था कि पीपल्स पार्टी कभी भी इनके साथ नहीं जाएगी रेजिग्नेशन की तरफ। उसकी दो वजूहत है। एक तो पीपल्स पार्टी खुद इस वक्त स्टेक होल्डर है सिंध के अंदर, कि सिंध के अंदर उनकी गवर्नमेंट है। दूसरा ये है कि माजी के जो तजर्बात है पीपल्स पार्टी के, वो कभी भी इस तरह के प्रोसेस में नहीं जाएंगे। और दूसरा आप ये देखिए कि ज़िमनी इलेक्शन जब भी होते हैं,
गवर्नमेंट ने जब अपनी कमिटमेंट दी कि जी हम इस ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे अगर आप इस्तीफे लेके आते, तो हमारी अपनी कैलकुलेशन ये है कि अगर ये इस्तीफे आते भी हैं तो ये 50-60 से ज़्यादा नहीं होंगे, जो जनरल साहब ने कहा है अभी। जी बिल्कुल। तो 50-60 अगर इस्तीफे आ जाते तो आप ये देखिए कि जब जनरल इलेक्शन हो रहे होते हैं तो उस वक्त जो वोटर होता है उसको ये क्लियर नहीं होता कि कौन गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। लेकिन जब भी बाई इलेक्शन होते हैं तो वोटर को पता होता है कि गवर्नमेंट किसकी है, तो वो नेचुरली फायदा जो रूलिंग पार्टी होती है उसको होता है। और हम ये समझते हैं कि ये अगर इस्तीफे 50-60 आ भी जाते, जिसके चांसेस अब हमें वो भी नहीं नजर आ रही है, जो कन्फ्यूजन सामने आ गई है, हमें वो 50-60 वाली बात भी नजर नहीं आती। लेकिन अगर ये आ जाए, गवर्नमेंट ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएगी, बाई इलेक्शन हो जाएंगे और उसका पीटीआई को बेनिफिट होगा। ओके, इस पे बड़े डिटेल में मैंने आपसे बातें पूछी। सदीक जान भी हमारे साथ मौजूद है। एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं ताकि फिर बाद में मुखल ना हो मैं सदीक जान की। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने ये राउंड सही खेला? इस्तीफों का मामला यहाँ खत्म हो जाएगा, या जैसे कल मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो हमने आपको अभी नहीं दिखाए और वो हम आपको दिखाएंगे। फिर आज गुफ्तगू भी हुई है मौलाना फजल रहमान की और नवाज शरीफ साहब की, दोनों ही बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर्स हैं। तो क्या ये मामला टल गया है या अभी कुछ और है? पूछेंगे सदीक जान से राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी देख लें। उन्होंने कहा पीडीएम तहरीक आपस के इख्तलाफात की वजह से ही खत्म हो जाएगी। इस्तीफे देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं, कोई भी एहतसाब से भाग नहीं सकता। मैंने खुद अदालत में हर चीज पेश की। दिस इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। सदीक जान साहब, क्या ये इस्तीफों का मामला खुद पीटीएम के लिए मसला बनने जा रहा है या हुकूमत के लिए मसला बनने जा रहा है? देखिए, हुकूमत के लिए तो कोई मसला नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अब नून लीग आजकल क्या कह रही है, जब पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे तो हमने ये मंजूर नहीं किए थे। उस वक्त उन्होंने मंजूर नहीं किए थे तो उसकी वजह उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए मंजूर नहीं किए थे। अगर वो उस वक्त मंजूर कर लेते तो वो इमरान खान जो 126 दिन बैठे रहे, चले बाद में असम्बली में थे ना, एक दरमियान का रास्ता निकला, वापस चले गए असेंबली में। अगर वो इस्तीफे मंजूर हो जाते फिर उसके बाद 2018 तक इमरान खान कहाँ चलने देते उनको? वो तो उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ही इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे। जो यहाँ पर सूरत हाल है उसमें मसला ये है कि एक तो अब 29, 30, 31 दिसंबर, ये तीनों तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 29 को पीपल्स पार्टी का सीईसी का इजलास है और ज्यादा चांसेस यही है कि वो कहेंगे हमारी सीईसी ने कहा कि जी इस्तीफे नहीं देने, या इस्तीफे जो हैं वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होंगे, यानी नहीं होंगे। आखिरी ऑप्शन वो यही कहेंगे कि हम रख रहे हैं लेकिन अभी हम नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने तो आप कह दिए 23 अक्टूबर तक वो ले गए मामला। ठीक है। दूसरा ये जो मामला इनका होगा वो ये होगा कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और अब मौलाना फजल रहमान है, इनके अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बात करते हैं, ऑफ कैमरा बात करते हैं, तो आपस में बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं। खुल के बात हो रही है, मुस्लिम लीग नून खुलकर बात कर रही है, इल्जामात लगा रही है कि मौलाना फजल ये जरदारी साहब फिर मैनेज हो गए हैं। साथ हुकूमत जो पता खेलने जा रही है, खुलकर इल्जाम लगाया है, बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, वो बिल्कुल कह रहे हैं। कल रात को भी शायद नबासी साहब एक जगह खाने पर मौजूद थे, वहाँ जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ क्या करने जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को उससे नुकसान होगा। वो ये कह रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है, और जो उनके करीबी लोग हैं जो मौलाना फजल रहमान के साथ आजकल मिल के आते हैं, फिर आप उनकी ट्वीट्स देख लें, उसमें भी यही है कि पीपल्स पार्टी जो है इनके साथ नहीं है। और फिर आप ये देखें कि अगर स्पीकर साहब जो हैं वो ये इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं कि मैंने टाइम दिया है, ये भी एक हुकूमत में सोच है, बात हो रही है कि आप एक बार मंजूर कर लें। आपके जी मैंने आपको टाइम दिया था 7 दिन का, 31 अगस्त को या 1 जनवरी को वो टाइम पूरा हो गया है, अब मैं इस्तीफे आपके मंजूर कर रहा हूँ। उसके बाद होगा क्या? ये नून लीग वाले जाएंगे अदालतों में कि हमने तो इस्तीफे दिए ही नहीं है, तो ये मंजूर कहां से हो गए? ये कानूनी से ज्यादा सियासी मूव है। जैसे आपने वो देखा कि कहा गया कि सेनेट इंतखाबात हम फरवरी में करवा देंगे, वो होंगे या नहीं होंगे, वो एक पॉलिटिकल मूव थी। उसके साथ ही हलचल मच गई, ठीक, पीडीएम की सफों में उनका सारा प्लान खराब हो गया। ये ज्यादा कानूनी से ज्यादा पॉलिटिकल चीजें हैं। पॉलिटिकली आप देखें नून लीग को कितना नुकसान हो रहा है। जो कहते थे इस्तीफे मुंह पे मार देंगे, इनकी चूल्हे हिला देंगे, इनकी बुनियादें हिला देंगे, इनकी हुकूमत खत्म कर देंगे इस्तीफे देकर, अब वो कहते हैं नहीं इस्तीफे तो हमने सीने से लगाए हुए हैं, इस्तीफे तो हम नहीं देंगे। तो ये पॉलिटिकली इनको डैमेज करने और जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, ये अभी इसको खतरा है कि आगे ब्रेकअप हो, या ये सिर्फ प्रेशर डाला जा रहा है मौलाना पर? देखें, मौलाना साहब जितने जीरक उनको कहा जाता है सियासतदान है, और जो चीजें पता उनको भी इस वक्त सारा है। आप एक चीज याद करें, आपके प्रोग्रामों में बैठकर नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के लोग क्या कहते थे? नवंबर 2019 की बात करें आप, जब मौलाना साहब धरना लेकर आए थे, उस वक्त बजाय एक पेज पे थे ना सारे कि हम इनके साथ हैं धरने में। बाद में क्या बातें सामने, मौलाना ने कहा कि इन्होंने मेरे धरने की बुनियाद पर इन्होंने अपने जो है वो इन्होंने काम करवा लिए। नवाज शरीफ बाहर चले गए, जरदारी साहब की भी बेल हो गई। तो
अब जो ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत वफा की बातें कर रहे हैं ना, ब्रेकअप होने दें, फिर बड़ी कहानियां बाहर आएंगी। राइट, आई कम टू यू भट्टी साहब। एक तो आज रिपोर्ट आ गई कैप्टन सफदर की, उसके बारे में पूछूंगी, लेकिन पहले ये बता दें कि अगर इस्तीफों का ऑप्शन नहीं होता, और लग रहा है कि नहीं होगा, पिछले धरने के बाद कुछ मामलात हुए थे, आपके पास तमाम इतलात होती हैं, इस धरने के बाद क्या क्या बैकडोर मामलात तय हुए हैं या हो चुके हैं भट्टी साहब? फ्रीशा, एक तो मैं कुछ आपकी आवाज कोई क्लियर नहीं आ रही, मैं जितना सुन पाया उतना जवाब दे। तो मैं इस्तीफा पे भी थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कोई 30 साल में को 15 10 12 हुकूमतें चलती और उड़ती देखी हैं, बंद थी। मैंने मुशर्रफ का फिरौन भी देखा है और उसकी बेबसी और लाचार की भी देखी है। एक तो पीपल्स पार्टी पहले दिन से रिजाइन नहीं थे देना, मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत नहीं थी देनी चाहती, एक स्पेशल ट्रेंड था और किसी ताकतवर हलके का इशारा भी था। इससे आगे नहीं जाऊंगा। दूसरा, मैं समझता हूं आज भी पीपल्स पार्टी, क्योंकि नहीं, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं रिजाइन देगी? एक तो सिंध हुकूमत उनके पास है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा, खरबों रुपए का बजट है। दूसरा, जब से एपीसी बनी है पीपल्स पार्टी का एक लीडर गिरफ्तार नहीं हुआ, एक लीडर को समन जारी नहीं हुए। जरदारी के खरबों रुपए के केस, कल ही मैं फाइल देख रहा था, 800 कागज, मेरी अंग्रेजी खत्म हो गई। वो अचानक उसमें से आधे केस आपको पता डील भी हो चुके हैं, पीली बार जरदारी का नाम ही नहीं आया, ये एनआरओ नहीं है तो और क्या, एलएमसी है, लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। बेवकूफ समझते हैं लोगों को। भाई आपने फरियाल तालपुर का दोबारा वारंट मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका निसार खोड़ों का देखा, जरदारी साहब का देखा, वो सारा अंडर दी कारपेट चले गया। पीपल्स पार्टी क्यों इनके कहने पर रिजाइन दे? उन्हें एनआरओ भी मिल गया, उन्हें छेड़ भी नहीं रहे, गवर्नर राज की बातें भी किस्सा माजी हो गई हैं। रह गई बात नून लीग की, तो नून लीग में मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, कल जो मोहम्मद अली ने मिले साहब, दुरानी साहब मिले हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का नैरेटिव बिल्कुल 5-7 डिग्री अलग है। इवन के मरियम नवाज जब उनकी दादी फौत हुई तो उन्होंने उसके बाद शहबाज साहब पैरोल पर आए तो उन्होंने शहबाज शरीफ से मंसूब किया बयान कि मैं मेरे चचा मेरे नैरेटिव के साथ है। उन्होंने उसके साथ सख्ती से डांटा, हार्ट अटैक हुई कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, मैंने मेरा नैरेटिव आप वाला नहीं है। तो उन्होंने इस मौके पे कहा एक अपने करीबी दोस्त से कि मेरी एक तकरीर बता दे जिसमें मेरा नैरेटिव और मेरी भतीजी का एक हो, जिसमें मैंने अदारों को गाली गलोच की हो, अदलिया को बुरा भला का, एस्टैब्लिशमेंट को। तो लिहाजा पीडीएम मेरा है तितर बितर हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान सब की साथी जंग हो चुकी है और वजीर आज़म पाकिस्तान की मर्जी से पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिया जा रहा है। वरना एपीसी के बाद कितने पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए, मुझे उनके जरा नाम बता दे, मैं अपनी भी कर दूं। जरदारी के खरबों रुपए का केस अंडर दी टेबल, कैसे कैसे प्री बार्गेनिंग हो रहा है। जरदारी का एक जगह भी नाम नहीं आया, पहले तो फलुदे वाला भी अरबपति था, मरगवी वाला पति था। तो ये इस मुल्क में जो एनआरओ देते हैं वो नजर नहीं आते। इमरान खान साहब बयान हद तक देने तक है, लेकिन बज़ाहिर जब तक ताकतवर हल्के जो अवाम वोट इमरान खान साहब को दे के लाई है, जो अवाम है, वो लफ्ज कह रहा हूं जिसने पीटीआई, एमक्यूएम, काफ लीग, अख्तर मेंगल का इत्तेहाद कराया था, जब तक वो हैं वो 5 साल रहेंगे। पीडीएम को भी पता चल गया, उनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। अब फेस सेविंग के लिए मौलाना भी डील की तरफ चल पड़े हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूं, मौलाना भी डील की तरफ चल पड़े हैं, पर मुझे कोई फेस सेविंग दे। ये तो बहुत बड़ी खबर आपने दे दी है, क्योंकि यही मेरा सवाल है जनरल साहब, मौलाना फजलुर रहमान का मामला क्या है एस्टैब्लिशमेंट के साथ या इदारों के साथ? नैब की तरफ से डरावे धमकावे आते हैं मगर आगे कोई नहीं जाता, फिर बात फैला दी जाती है मगर कुछ नहीं होता। अभी फिर आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि मुसलसल बातें हो रही हैं मौलाना फजलुर रहमान की जमात के हवाले से, मगर क्या इनके ताल्लुकात आपस में क्या हैं कि ना कोई हम एक्शन देखते हैं ना हम कोई डील देखते हैं? अभी भट्टी साहब कह रहे हैं कि होती हुई नजर आ रही है डील, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, बात यह है कि भट्टी साहब सिर्फ एक सिलेक्टिव बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैं बेसिकली अगर देखूं तो आप मुझे आप खुद देख लीजिए कि इतने सालों में मेगा करप्शन केस किसी का भी तो फैसला हुआ है? मियां नवाज शरीफ का नैब के पास नहीं गया तो केस सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया और जीआईटी बनी, जीआईटी ने सब कुछ निकाल के दिया, उसको भी नैब अच्छी तरह नहीं चला सका। उसकी एक केस में वो छूटे और एक में जो कमजोर था उसमें सजा दी, वो भी नीचे जजों ने गड़बड़ कर दी। लेकिन आप बाकी केसेस देख लें,
आप पीपल्स पार्टी वाले लोगों के देख लें या PMLN के लोगों के देख लें, किसी का भी कोई फैसला नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि सबने डील करनी है। असली किस्सा ये है कि ये जो तबका है करप्ट, मेगा करप्ट तबका है, ये इतना मजबूत, इतना ताकतवर है। एक तो इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है, ये जब चाहें लोग इकट्ठे कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके पास पैसा बड़ा है, उस पैसे से ये जिस भी अदारे को चाहें खरीद लें। तीसरी चीज ये है कि इन अदारों को इमरान खान ने ठीक करने की तो कोशिश ही नहीं की। उनमें सब लोग वही बैठे हुए हैं जो वो बैरियर टाउन वाले भर्ती करा गए थे, और जिन्होंने इन्होंने अपने जो लोग रखे उसका काम धंधा कुछ। तो आप कैसे, मैं इतना हैरान होता हूँ कि जब एक मैकेनिज्म वही आपने रखा हुआ है, उससे नतीजा आप मुख्तलिफ कैसे निकाल दें। जैसे जावेद इकबाल को भी यही बैरियर ने सिखाया। ये सारे गुरु अंदर से मिले हुए हैं और आप ये तमाशा देखते रहें, अल्लाह को देखते रहें, सजा ना होगी किसी को ना होनी। मियां साहब का मारा, उसका पानामा का केस बाहर से आ गया, पकड़ा गया, इमरान खान उसको बिल्कुल चमगादड़ की तरह चिमट गया और नतीजा ये कि वो फाके। वरना तो किसी का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेगा करप्शन वाला आदमी को यहाँ सजा पा। बड़ी आपने ये बात आप पहले भी कहते हैं जनरल साहब, आई एग्री कि आप ये बार बार ये बात कहते हैं। तो ये फिर कौन सा जो खान साहब बार बार क्लेम करते हैं सरदार साहब के मैंने एनआरओ नहीं देना, वाहिद आदमी है जी। फरिया खान साहब वाहिद आदमी है जिसके मुकद्दर में शर्मिंदगी है बात, क्योंकि जब आपने ठीक कुछ नहीं किया, रिजल्ट आप किस चीज के मांग रहे हैं लोग? ठीक कुछ ठीक नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी की अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएं जी, ठीक है। अगर हम सरदार साहब से पूछ रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी पर ही आ जाए, इतना वो कॉन्फिडेंस से कहते हैं मैंने नहीं देना एनआरओ, मैं नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए, पूरी पीटीआई यही कह रही होती है। लेकिन बैकडोर पिछले धरने के बाद भी अभी आपने सुन लिया क्या हुआ। अभी जो मामला हो रहे नजर आ रहे हैं, जनरल साहब तो खैर बिल्कुल कह रहे हैं, उनका तो ख्याल है कि किसी के साथ भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई आप नाम बता दें जहां आप कह रहे हो कि अकाउंटेबिलिटी हुई है। देखिए, एक मैं आपका एक पहले जो सवाल था मेरे कोलीग से, JUI के अंदर मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि JUI में हमें तो स्प्लिट नज़र आ रहा है। और जो JUI का जो बलूचिस्तान का दड़ा है, जो मौलाना महमूद खान शिरानी वाला, चूँकि फजलुर रहमान साहब की डायरेक्ट स्ट्रेंथ बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, और ये जो स्प्लिट है, और आज अगर उनकी मजलिस आमला ने फैसला भी किया है, मौलाना महमूद खान शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद दोनों को पार्टी से निकाला है, लेकिन ये जब पार्टी से निकालने से पहले वो खुद ये स्टेप ले चुके। तो हम ये समझते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के फोरम से या गवर्नमेंट के लिए जो कुछ कर रहे थे, अब उनको अपने घर की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। ठीक, क्योंकि JUI की स्ट्रेंथ आपने देखा कि हमारा जो पुराना फाटा का एरिया था उसमें JUI की स्ट्रेंथ नहीं थी, और इसलिए मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की कि जी फाटा का मर्जर नहीं होना चाहिए। वो इसलिए इसको अपोज कर रहे थे। उनको पता था कि जब भी इलेक्शन होंगे उनको फाटा से स्ट्रेंथ नहीं मिलनी। इसके साथ अगर बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल जाता है तो फिर KP की बहुत ही महदूद सीटें उनके पास रहेंगी, और जो JUI की जो पोजीशन थी, जो एक्सप्लॉयटेशन थी, हमें बहुत वीक होती हुई नजर आती। देखिए, जो दूसरा अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी टूट जाए, JUI भी टूट जाए, नून लीग भी टूट जाए, जब तक आप लोग डिलीवर नहीं करेंगे, PTI डिलीवर नहीं करेगी, तो कब कैसे लोग दोबारा उन पर ट्रस्ट करेंगे? PTI तो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर रही है, और हम ये समझते हैं कि देखें जो खौफ है PDM के फोरम से इन पार्टीज को, उनको खौफ ही ये है कि कल जब ये 5 साल के बाद जब ये लेके आएंगे, प्रोग्राम लेके आएंगे, जो डेवलपमेंट हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है। देखिए, जो पहले जो चीज़ें दिखाई जा रही थी वो मीडिया शो होते थे, ऑन ग्राउंड कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट वो दिखा जाते हैं। भट्टी साहब एंजॉय करें इस बात को। सिग्निफिकेंट नहीं, देखिए आपके पास जो एक्चुअल रियल में जो आपकी मुल्क की डायरेक्शन है ना, वो एक्चुअल डायरेक्शन रख दी गई हैं, जो डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है। आप ये देखिए कि बड़ा सिग्निफिकेंट वो डैम लेके आए, उनको और ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लेके आए। बसेस चलाने से मुल्क नहीं चला करते, बसेस चलाने से इकोनॉमी नहीं चला करती। सर बस ही चला दें, कुछ तो चलाएं। ये बसेस से बहुत बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। आप इसको देखिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 2023 के, वो इलेक्शन प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होंगे। ठीक है, आपका मौकफ आ गया। और PTI का ये दावा, बहुत सारी वो बताती हैं बातें जहाँ पे वो कहते हैं हमने मामला ठीक किए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल साहब ने बात की थी वो कहाँ पर है? मीडिया शो का सरदार साहब ने तो थोड़ी सी हंसी आई भट्टी साहब को, वो मैं जरूर पूछूंगी कि क्यों आई, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम पूछते हैं इन पार्टीज के बारे में अगेन सिद्दीक जान से राइट आफ्टर ब्रेक।
सियासत में बार बार एक मामले की बाज़गर सुनाई दे रही है, वो है इसराइल को तस्लीम करने का मामला। तहरीक इंसाफ हुकूमत जब से आई है, कभी एक तैयारी के आने की खबर है, कभी दूसरे तैयारी के आने की खबर है। कुछ रोज कबल भी एक तैयारी के पाकिस्तान में लैंड करने के चर्चे हो रहे थे। फिर वज़ीर आज़म के मुशीर जुल्फी बुखारी के हवाले से गलत खबर आई, क्योंकि अब उनको खुद ही, जब जुल्फी बुखारी साहब ने अपने लॉयर्स के थ्रू उनको कॉन्टेक्ट किया, तो अब उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है कि जी मैं अपनी खबर पे कायम हूँ, दारी साहब ही करें, नूरदारी साहब, लेकिन वो जुल्फी बुखारी नहीं थे। मगर उन्हीं नूरदारी ने एक और खबर ये दी कि मुसलसल डेलीगेशंस जाते रहे हैं पाकिस्तान से इजराइल, बातें होती रही हैं, और उन्हें कहा JUIF के एक मेंबर भी उसमें शामिल थे, अजमल कादरी का नाम लिया। अजमल कादरी साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात कन्फर्म कर दी है, जरा देखिए उनको। इसी हवाले से बात करेंगे। सदीक जान साहब, आप कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं अपने व्लॉग्स के अंदर भी, ये क्यों खबरें बार बार क्यों आ रही हैं? कुछ तो हो रहा होगा। देखिए, खबरें तो आ रही हैं मुख्तलिफ तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि PDM की जब से तहरीक शुरू हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब पहले इमरान खान को कहते थे यहूदी एजेंट है, सबसे ज़्यादा उनका इल्ज़ाम यही होता था। लेकिन कल पहली मरतबा JUIF ने यह कहा है कि हम इसराइल मुर्दाबाद रैली निकालेंगे 21 जनवरी को। इससे पहले PDM की पूरी तहरीक में हमने कहीं नहीं सुना कि इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अगर ऐसा होता तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मौलाना फजल रहमान साहब का यही होता, PDM का यही होता कि ये इसराइल को तस्लीम करना चाहता है, लेकिन ये कहीं पे नहीं आया। अब जब इसराइल ने कल खुद कह दिया है कि पाकिस्तान तस्लीम करने में नहीं जा रहा, अब PDM भी कह रही है, PDM तो नहीं, JUIF कह रही है कि हम 21 को इसराइल मुर्दाबाद रैली निकालेंगे कराची में। अब इसमें जो देखनी होगी, वो इंपॉर्टेंट बात ये देखनी होगी कि मरियम इसमें जाती है नहीं जाती। उसकी रीजन ये है कि नवाज शरीफ साहब बैठे हैं सब UK के अंदर, लंदन के अंदर बैठे हैं। अगर जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो ये देखेंगी कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी भी इसराइल के, क्योंकि बाहर है तो सही, बहुत सारे मुल्क ये चाहते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम करें। अगर ये अब PDM में मरियम भी जाती हैं उस रैली के अंदर, तो उसके कंसिक्वेंसेस नवाज शरीफ साहब के लिए क्या हो सकते हैं ये देखना होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो यही होगा कि मरियम जाती हैं या उस रैली में नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब इमरान खान को तो यहूदी एजेंट कहते हैं। कल से ये खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब ने भी वफद भेजा था, उसकी कोई मजम्मत नहीं है, या जिन मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया उनकी कोई मजम्मत नहीं है। वो तो उनके अपना जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रहे हैं कि हम भी साथ गए थे उनके, JUIF के मेंबर हैं ये। बिल्कुल, यही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये अब कल से वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। नून लीग ने भी 22 घंटे बाद आके और उसकी तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही जो पिछला आपका पॉइंट था उसमें मैं एक चीज ऐड करता चलूं, जो एहतसाब के ऊपर बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर बहुत ज्यादा बात होती है। नैब के केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था, जिसके बाद अब प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जनवरी में मेरे ख्याल है कि 30 एहतसाब अदालतें शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद आप देखेंगे केसेस तेजी से मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ेंगे। उसमें मसला सबसे ज्यादा जो आ रहा था वो यही आ रहा था कि केसेस नैब एक अदालत में 50-50 केसेस थे, एक केस की बारी 25 में देना आती थी। बाकी नैब की कैपेसिटी का मसला है, एहलियत, सलाहियत, बहुत सारी चीजों का मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला एहतसाब अदालतों की कमी का था। 1200-1300 केसेस थे, 25 एहतसाब अदालतें थी, उनमें से भी 5 खाली थी, 20 एहतसाब अदालतें काम कर रही थी 1200 केसेस के ऊपर। अब बड़े शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ पे 30 एहतसाब अदालतें बनने जा रही हैं और एहतसाब का अमल तेज से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये खबर भी है कि एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा, एक अहम बात है। आई कम टू यू भट्टी साहब, एक तो आप हंस रहे थे, जरूर बताइएगा, मीडिया शो पे आपको हंसी आ रही थी, इजराइल के हवाले से आपका क्या मौकफ है? मैं गुजारिश कर रहा हूं, इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये खबरें फीड कराई जा रही हैं, इशू बनाया जा रहा है, अवाम की पल्स ली जा रही है, पल्स ली जा रही है। हम भी कहते थे मोदी दोबारा आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। 5 जनवरी 219 से जो जुल्म सितम के पहाड़ वहां टूटे, आपके जुमे के 2-10 मिनट खामोश होने से जुल्म कम नहीं हो जाता, औरतों की इज्जतें नहीं बच जाती, बच्चे कब्रों से जाने से नहीं बच जाते। ये गुफ्तगू छोड़ दें, ये मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये किसी मकसद के लिए गया। सऊदी अरब नाराज इस वजह से है, पाकिस्तान के लोग गए हैं, इसराइल गए हैं। हाँ, अगर आपके हर अपोजिशन और हुकूमत के बयानात का तजाद मैं जमीन आसमान से दिखा दूंगा। जब ये लीडर हमारे अपोजिशन में होते हैं, इनके बुलंदवा बाला दावे कुछ और होते हैं, हुकूमत में आते हैं उससे 50,000 सेंटीग्रेड यूटर्न ले लेते हैं। किसी ने कहा था जब बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा हो जाए समझो आपका वजीर आज़म चोर है। IMF के पास जाने से पहले मैं खुदकशी कर लूंगा। इसी तरह नवाज शरीफ के 1001 पैगामत मैं दे सकता हूं आपको। एक दूसरी बात,
ये मैं कह रहा हूं ना, इसका छोड़ा जा रहा है, ये कब तस्लीम करते हैं मुझे नहीं पता। वजीर आज़म, हमें तो इतना यकीन करना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जान के छेड़ी जा रही है ताकि लोग अपना गुस्सा निकाल लें। एक स्ट्रेटेजी होती है, ये बड़े तरीकेकार है। जो आप कह रही हैं कि एहतसाब का अमल शफाफ है, इंतकाम है, झूठ है, फरेब है, जिनके खिलाफ है, मैं ये नहीं कह रहा वो इनोसेंट है। IPP के स्कैंडल की इंक्वायरी कराई, प्राइम मिनिस्टर ने, कितने लोग पकड़े गए? चीनी की इंक्वायरी कराई, कितने लोग पकड़े गए? पेट्रोल की इंक्वायरी कराई, नदीम बाबर अरबों रुपए खा गया, कितने पकड़े गए? गंदम की कराई, कितने पकड़े गए? क्या करप्शन अब कम हो रही है? मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान का जो साफी जिसने 10-15 साल इन्वेस्टिगेटिव की है, मैं साबित करता हूं करप्शन एज इट हो रही है। हाँ, करने वालों के नाम बदल गए हैं। जो हुकूमत में आ जाता है वो करप्शन उसके लिए पाक हो जाती है, हलाल हो जाती है। जो अपोजिशन है, लाहौर में सैफुल मलूक का लैंड माफिया से वास्ता रहा है, क्या एक ही घर था? ओ भाई, इनके 4 MP, एक MPA के ऊपर 22 पर्चे हैं नजायज कब्जे और मंशियात पे, उसके सगे भाई पे। खुदा का वास्ता है, सिलेक्टेड इंतसाब। इमरान खान खुद एक अच्छे ईमानदार है, लेकिन उसकी टीम और उनकी कारकर्दगी उनके लिए नुकसानदेह है। PDM उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महंगाई, बेरोजगारी और बैड गवर्नेंस इमरान खान के लिए सवाल है। और मेरी इतला है, आपके शहर के करीब पिंडी वालों उन्होंने मैसेज भी दिया है, कब तक हम आपको चलाएं, खुदारा कुछ तो करें बेहतर। ठीक, जनरल साहब, आपका मौकफ ये है कि बहस होनी चाहिए इजराइल को तस्लीम करने में, आपका मौकफ इस हवाले से ये है? मैं ये कहता हूँ कि 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। एक तो ये है कि हमारा मौकफ जो था वो राइट फ्रॉम 1948 वो असूल के मबनी था। जो असूल थे उस वक्त के, क्या उनमें कोई तब्दीली वाकया हुई हालात में, या असूलों में? असूल आपके वही रहे, हालात भी वही हैं। फिर कश्मीर का मौकफ इससे लिंक किया हुआ है हमने, तो हमारा यूं इसको तस्लीम करना डैमेजिंग हो सकता है इंटरनेशनली। इंटरनली ये है कि इंटरनली बहुत सारे खड़े हैं जो नहीं चाहते कि इसको तस्लीम किया, लिहाजा वहाँ पे एक आपका मुल्क के अंदर एक इंतशार पैदा हो सकता है। तो जो कुछ भी करना हो, पार्लियामेंट में जाके कंसेंसस अगर आपका 100% हो तो कोई कदम उठाया जाए, वरना नहीं उठाना चाहिए इसमें। क्योंकि असूली तौर पे जो कुछ आपने फैसला किया था 48 में, वो आज भी एप्लीकेबल है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। लिहाजा उस फैसले को बदलने का कोई जवाब मुझे नजर नहीं आता। हाँ, अगर आपकी पूरी पार्लियामेंट 100% इसके हक में वोट दे दे वो अलग बात है, वो एक अवामी फैसला होगा, लेकिन उससे हट के फिर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है सरदार साहब, आपकी जब से PTI की गवर्नमेंट आई, ये एकदम से बहुत ज्यादा बहस क्यों हुई है? ये क्या, जैसे कि भट्टी साहब ने कहा कि पल्स चेकिंग होती है, अवाम को देखना होता है, सेंटिमेंट चेक करें, इंटरनेशनली भी हो सकती है ये साजिश के खबरें लीक कर दें, क्या वजह क्या है? नहीं, देखिए, इसका PTI की गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये देखिए कि अरब के कुछ मुल्कों ने पहले इसराइल को तस्लीम किया हुआ था, लेकिन एक बड़ी वेव आई है जो इस वक्त UAE, बहरीन, कतर और इस तरह के जो ममालिक है, जब वो आगे बढ़े उन्होंने इसराइल के साथ अपने तल्लुकात कायम किए। सूडान ने भी उसके साथ किया। तो उसमें यह है कि फर्दर भी खबरें हैं कि कुछ दूसरे ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो भट्टी साहब कह रहे हैं उसकी लोकल पल्स चेकिंग के हवाले से तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली ये जो अरब ब्लॉक था एक बड़ा, जिसको सऊदी अरब लीड कर रहा था और उसमें UAE का बड़ा रोल था, तो जब उन्होंने इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक तल्लुकात कायम किए तो ये डिबेट इस वजह से सामने आ गई कि उसके अंदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा, या पाकिस्तान आइंदा क्या लाएअमल इख्तियार करेगा। देखिए, इसके अंदर ये है कि आपको डिबेट करने में कोई हर्ज नहीं है कि आप भी इसको डिबेट करें, क्योंकि इस अरब रीजन के अंदर इसराइल के आने से इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि वो मेन स्टेक होल्डर के तौर पे हमेशा से इसराइल के साथ रहे और उसके नतीजे में उन्होंने बड़े बेनिफिट्स भी लिए। राइट। और हम मौजूदा इस वक्त हालात में अगर आप इंटरनेशनली देखें तो इंडिया के कुछ तल्लुकात फर्दर हमें बढ़ते हुए, जो बेसिकली आपके जो इन ममालिक के साथ बहुत क्लोज तल्लुकात थे और जिसका आपको बेनिफिट रहा हमेशा, आपकी इकॉनमी को बेनिफिट रहा है, तो उसमें हमें इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक। तो आपको इन हालात में जो आपके दोस्त ममालिक है, जिसमें मलेशिया हो सकता है, जिसमें तुर्की हो सकता है, जो इंटरनेशनली एक अपना रोल भी रखते हैं, एक पॉलिसी भी रखते हैं और फ़लस्तीन के हवाले से भी उनकी एक कमिटमेंट है, तो आपको अपने इन दोस्त ममालिक के साथ भी डिस्कस करना चाहिए और आपको डिबेट करने में कोई अर्ज नहीं है। डिबेट करने में अरब अगर उसके साथ तल्लुकात कायम कर रहे हैं तो आपको भी देखना चाहिए कि आप डिबेट करके देखें कि आपको क्या। भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं? और फरीहा 30 सेकंड दे सकती है मोहतरमा? अगर आप जी बताइए। जरूर। आपको एक खबर देता चलूं,
मैसेज गया है इसराइल को कि हमारी भारत के साथ जंग सर पे तैयार है, जनरल शुएब साहब मेरे से बेहतर जानते हैं। आप तो भारत के इत्तेहादी हैं, आप उसको अपना असला भी देते हैं, अपनी फोर्स भी देते हैं। अगर हम आपको तस्लीम करते हैं तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? नो मोर। इससे ज्यादा किसी बड़े साहबी से पूछे, मैंने आपको खबर दे दी है। एक खबर आ गई है भट्टी साहब की तरफ से। सिद्दीक जान साहब, इसमें जो सबसे अहम बात है आज है भी 25 दिसंबर, जिना के हवाले से हम इस दिन को याद करते हैं। कायदे आजम के बड़े सख्त अल्फाज हैं और बार बार उधर ही सब रेफर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उधर ही रेफर करते हैं। उसका कितना क्या हम समझें कि वो टाइम के साथ मामला चेंज हो जाते हैं? बट हम ये भी जानते हैं कि जिन्ना बड़े दूररस लीडर थे, दूरंदेश लीडर थे, तो उनको पता था आगे क्या होना है। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर तो ये सोचा जा रहा होता कि हमने तस्लीम करना है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बार बार अपने इंटरव्यूज में इतना कैटेगोरिकल ना कहते कि हम किसी तौर पे तस्लीम नहीं करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया को ना कह रहे होते। फिर वो ये बात कह रहे होते कि इस पे बहस हो सकती है, इसको देखा जा सकता है, पाकिस्तान का क्या मफाद है, वो और तरह से बात